हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम ऑप्शंस में कैसे सक्सेसफुल हो, मतलब कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से हम ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। हमने ऑप्शन चेन सीख ली, हमने प्रीमियम का चार्ट कैसे रीड करना है वो सीख लिया, सारी चीजें हमने सीख ली, साइकोलॉजी भी हमने सीख ली। तो अब हमको क्या चीज सीखना बाकी है ताकि हम ऑप्शंस में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। देखो हम बहुत सारी एडवांस कंसेप्ट तो सीख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से उसमें हमको काम करना है, किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। लेकिन हम ना उसकी बेसिक जो साइकोलॉजी है, जो एकदम बेसिक चीज है कि ऑप्शंस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था और किस लिए हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ थोड़ा सा बेसिक होने वाला है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपकी आंखें खोल देगा। भले ही आप कौन से भी लेवल के ट्रेडर हो, आप इंटरमीडिएट हो, एडवांस ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो, हर किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों फटाफट से लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो सीखने की है यहाँ पे वो ये है कि ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, मतलब कि उनको मार्केट में लाया क्यों गया था। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना, तब तक आप ऑप्शंस की जो साइकोलॉजी है, किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग हमको करना है, वो आप नहीं समझ पाओगे। ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों साल 2005 में इंडिया में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सिर्फ और सिर्फ एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए। क्या प्रोवाइड कराने के लिए? एक इंश्योरेंस, मतलब कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एक इंश्योरेंस है ऑप्शन। उसका कोई गारंटीड वे नहीं है कि वहां से आप पैसा कमाएंगे कमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक इंश्योरेंस का। जैसे कि आप कार का और बाइक का इंश्योरेंस करते हो, सिंपल सी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप कार या फिर बाइक का इंश्योरेंस करते हो, कार का जब आप इंश्योरेंस करते हो तो आप क्या उसका मतलब कि उस इंश्योरेंस से कुछ कमाई करना चाहते हो? आप चाहते हो कि आपकी कार सेफ रहे। आप चाहते हो कि अगर आपकी कार चलते-चलते एक्सीडेंट हो जाए या कोई सा भी उसमें स्क्रैच वगैरह आ जाए, तो मतलब कि जो उसकी हाई मेंटेनेंस होती है, जो उसके पार्ट्स हैं, जो बहुत महँगे-महँगे आते हैं, उसको आपको पे ना करना पड़े, उसका आप एक इंश्योरेंस ले लो। मतलब कि पीस ऑफ माइंड के साथ फिर आप अपनी कार को ड्राइव कर सकते हो। भले ही आपकी कार या बाइक चोरी हो जाए या फिर मिस हो जाए कहीं पे, तो उसको आप क्लेम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके इंश्योरेंस में होती है। ये तो होता नहीं है कि उस इंश्योरेंस से आप पैसा कमा सकते हो। अब इसमें ना इंश्योरेंस में भी 2 चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आप किसी कार या बाइक का इंश्योरेंस लो, तो उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? पहला होता है सेलर और दूसरा होता है बायर। मतलब पहला बंदा जो इंश्योरेंस को सेल कर रहा है, जो कि होता है मेजरली इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज़ जो होती हैं, वो हमारे इंश्योरेंस को सेल करती हैं। दूसरे जो बायर हैं, वो हमारे छोटे-छोटे लोग, नॉर्मल लोग हैं, जिनकी 1 कार है, 2 कार है, जिनके पास बाइक है, मतलब कि नॉर्मल पीपल। नॉर्मल पीपल जो उनको खरीदते हैं, सिंपल। अब इसमें आप ये देखो कि अगर कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, अगर वो 1000 इंश्योरेंस बेचती है, 1000 इंश्योरेंस को यहाँ पे अगर सेल करती है, तो आप खुद सोचो कि साल भर में ऐसा कितने ही मौके आते हैं, कितने ही लोग हैं जिनकी कार का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट तो बहुत सारे होते हैं, डेली के आप देखोगे तो कम से कम 100 से ज़्यादा एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि 100 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, जबकि व्हीकल्स कितने हैं, कार कितनी है, बाइक्स कितनी हैं। आप खुद सोचो, आपकी जो कार है, आपकी जो बाइक है, आपने कितने ही बार उसका इंश्योरेंस क्लेम कराया है। मैं तो बाइक चलाते हुए मेरे को कम से कम 10 से 15 साल हो गई है, कार चलाते हुए 5 साल हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे इंश्योरेंस क्लेम की ज़रूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। तो मतलब कि मैं ये क्या सोचूँ कि 20 साल का जो मेरा जितना भी मैंने इंश्योरेंस दिया है वो वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? वेस्ट हुआ है, डेफ़िनिटली वेस्ट हुआ है, लेकिन उससे मेरे को क्या मिला? उससे मेरे को एक पीस ऑफ माइंड मिला कि कल को अगर मेरी कार खराब हो जाती है, ठुक जाती है कहीं पे, तो मेरे को उसका पैसा मिल जाएगा, मुझे अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। तो मेन कहने का मकसद ये है, समझाने का जो आपको प्रोसेस है वो ये है कि 1000 इंश्योरेंस अगर कोई कंपनी बेच रही है, तो 1000 में से साल भर में हार्डली 5% आप मान के चलो, 5% लोग उस इंश्योरेंस को क्लेम करते होंगे। ये भी बहुत बड़ा नंबर बता दिया मैंने, हार्डली 2% से भी कम लोग इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, क्योंकि एक तो पहली बात तो क्लेम करने का प्रोसेस भी बहुत बड़ा है। अब आपके पास इंश्योरेंस ज़रूर है, लेकिन आप उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहोगे अगर आपकी छोटी-मोटी कोई चीज़ हुई है। मान के चलो छोटा-मोटा स्क्रैच हुआ है,
तो छोटी सी हेडलाइट टूटी है, तो उस केस में तो आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे नहीं। इंश्योरेंस क्लेम आप जब करोगे जब आपका मेजर एक्सीडेंट हो जाए, कार पूरी की पूरी बर्बाद हो जाए एकदम, तो वो कंपनी से पूरी इंश्योरेंस का पैसा मिलके आपको नई कार मिल जाएगी। इस तरीके से कुछ होता है। तो आप खुद सोचो कि 5% भी अगर हम मान के चलें तो 1000 इंश्योरेंस किसी कंपनी ने बेचे हैं तो 5% उसका कट कर लो, मतलब कि 50 इंश्योरेंस ही बिके, मतलब 950 जो इंश्योरेंस का पैसा उन्होंने लिया था, वो पूरा का पूरा उनका प्रॉफिट में चला गया। उनको 1 रुपए का भी उन पे खर्चा नहीं करना पड़ा। तो इस मामले में आप समझो कि यहाँ पे कौन ज़्यादा फ़ायदे में है, जो इंश्योरेंस बेच रहा है या फिर इंश्योरेंस जो खरीद रहा है। जो इंश्योरेंस बेच रहा है वो हमेशा एक एज में रहेगा, क्योंकि उसके पास ये पॉसिबिलिटी है, उसके पास एक हैंड है। जैसा कि अगर आप कसिनो में जाते हैं, तो कसिनो में एक गेम होता है जिसका नाम है रोलेट। रोलेट होता है कि नहीं होता है? मैं आपको बताता हूँ रोलेट कैसा होता है। देखो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है गोल-गोल, और उसमें कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं 1, 2, 3, 4, और ऐसे ही जाता है 36 तक जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप बेट कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने 5 नंबर पे ₹100 यहाँ पे बेट किए। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बॉल होगी, उसको स्पिन कराते हैं, और वो बॉल अगर उस पे लैंड कर जाए, मैं एक काम करूँगा, फ़ोटो लगा दूँगा यहाँ पे रॉलेट की, आप देख लेना। वहाँ पे अगर 5 पे वो लैंड कर गई तो मेरे को मिलेगा 35 टाइम्स, मतलब कि ₹100 मेरे हो जाएँगे 3500 हो गए। लेकिन आप खुद सोचो कि एक बंदा जीत रहा है यहाँ पे, एक बंदा जीत रहा है। 100 लोग हैं, 100 लोगों ने अगर डिफरेंट नंबर पे पैसे लगाए हैं, तो वो पूरे के पूरे पैसे हाउस के पास जा रहे हैं। सिर्फ एक बंदा यहाँ पे जीत रहा है। तो इसमें क्या है कि हाउस का एज होता है। इसी तरीके से ऑप्शंस में, अब आते हैं हम ऑप्शंस पे। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ समझी, वो ये समझाने के लिए आपको समझी कि सेलर जो बेच रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शंस में क्या है? एक है ऑप्शन सेलर और दूसरा है ऑप्शन बायर। अब इसमें जो बेच रहा है, सेल कर रहा है, उसको फ़ायदा है। वो ज़्यादा टाइम जीतेगा यहाँ पे। मान के चलो कि कोई ऑप्शंस है, उसका प्रीमियम ₹1000 है और आपने वो प्रीमियम खरीदा। यहाँ पे एक आपकी यहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो गई, ₹1000 का प्रीमियम है, एक ने आपको बेचा है और आपने उसको खरीद लिया है। अब ये ₹1000 का जो प्रीमियम है, इसकी एक एक्सपायरी होती है। आपको पता ही होगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इनकी एक एक्सपायरी भी होती है। तो जब इसकी एक्सपायरी होगी, तो अगर ये आउट द मनी का ऑप्शन होगा, अगर आउट द मनी का भी नहीं हुआ, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस की एक टाइम वैल्यू होती है। एक टाइम वैल्यू होती है, थीटा उसमें चौबीसों घंटे यहाँ पे काम कर रहा होता है। थीटा एक अपना ऑप्शन ग्रीक है, अगर आपने ऑप्शन ग्रीक की हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो उसमें आपको पता चलेगा कि थीटा की जो वैल्यू है वो डेली उसमें से कुछ प्रीमियम वहाँ पे लूज़ होता रहेगा। तो ये ₹1000 का जो प्रीमियम है, अगर ये आउट द मनी ऑप्शन होगा तो फिर तो ये ज़ीरो हो जाएगा, अगर वहाँ तक प्राइस नहीं पहुँच पाया। अगर इन द मनी भी होगा, तो भी थीटा की जितनी वैल्यू होगी वो वहाँ पे लूज़ होती जाएगी, जिसका फ़ायदा हमारे ऑप्शन सेलर को मिलेगा। मतलब कि ऑप्शन सेलर एक ऐसा आदमी है जो लंबे समय तक खेल सकता है। लंबे समय तक मतलब जैसे हम निफ्टी का एग्ज़ाम्पल लें, जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी में हमारा वीकली एक्सपायरी है इस समय। बाकी सब में हमारी मंथली एक्सपायरी हो गई, सेंसेक्स में भी वीकली है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, बाकी सारी चीज़ों में मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी है। तो अगर 1 हफ्ते का किसी ऑप्शन सेलर ने बेचा है, तो वो क्या कर सकता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक तक उस प्रीमियम को, उस ट्रेड को होल्ड कर सकता है, अगर उसके फेवर में जा रही है। वैसे तो क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में 2 स्ट्राइक प्राइस आप एकदम से बेच सकते हो, एक स्ट्रेडल या फिर स्ट्रैंगल बना सकते हो, जिसमें आप पूरी की पूरी रेंज बेच सकते हो। मतलब कि एडजस्टमेंट का आपके पास मौका है। आप खुद सोचो कि आपको बहुत सारा एडवांटेज मिल रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे इनका प्रॉफिट लिमिटेड है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। एक ऑप्शन को बेचने के लिए समझ लो कि आपको मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। वहीं दूसरी तरफ जो बायर है, उसका आप देखो, बाइंग लोग क्यों करते हैं? मुझे पता है आप भी बाइंग करते होगे, मैं भी बाइंग करता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज बाइंग का क्या है? आपको लगता होगा कि यार ऑप्शन सेलिंग और बाइंग तो एक ही चीज़ हो गई। जैसे ही अगर ₹10 प्रीमियम बढ़ेगा तो उतना हमें प्रॉफिट होगा, उतना ही लॉस होगा। तो फिर यहाँ पे बायर और सेलर में इतना ज़्यादा डिफरेंस कहाँ से आ गया? सेलर क्यों इतने अपर हैंड में आ गए? क्योंकि वो इसलिए आ गए, क्योंकि दोस्तों बाइंग में क्या है, बाइंग में आपका पूरा का पूरा पैसा लॉस हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। अगर ये ₹1000 का ऑप्शन है और निफ्टी का अगर ₹65 का कोई, आपको पता है लॉट साइज़ है,
मतलब कि 65,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे लगा हुआ है। मान के चलो वैसे इतना बड़ा तो होता नहीं है निफ्टी में, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200, 250, 300, 400 रुपए तक का जाता है। 1000 रुपए मान के चलो सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाने के लिए कि 65,000 रुपीज़ का आपने बाय किया। अभी क्या है कि अगर ये आप आउट द मनी हो गया, ये स्ट्राइक प्राइस अगर आउट द मनी हो गई, तो उस केस में क्या है कि 1 हफ्ते बाद जब एक्सपायरी होगी, तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि 65,000 का पूरा आपका अमाउंट ज़ीरो हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और है कि आपको होल्ड नहीं करना है। आप इसमें होल्ड नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि थीटा की वैल्यू कंसिस्टेंटली आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट करा देगी, नहीं तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे लॉस करा देगी। इसलिए बाइंग को क्या है कि बाइंग एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड गेम है। जैसा कि अगर मान के चलें कि आपको क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल ले लो, क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल ले लो। क्रिकेट में कितनी सारी टीम्स हैं, वर्ल्ड में कितनी सारी टीम्स हैं, उसमें भी कितने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड प्लेयर हैं, जैसे विराट कोहली हो गया। और वैसे मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ, अब पहले ज़्यादा देखता था। विराट कोहली हो गया, एमएस धोनी हो गए हमारे, और पहले के जैसे सचिन हो गए, युवराज हो गए, सहवाग हो गए। ये कौन है? स्पेशलाइज्ड बैटर हैं ये। अब आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ेगा, तब जाके आप ऑप्शन बाइंग में एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। यहाँ पे देखो जितना भी हम काम कर रहे हैं, ये कोई हवाबाजी में तो कर नहीं रहे। जितनी भी हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, मैं ये सोच के चलता हूँ कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कर सको। ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते आपने करा, उसके बाद छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में एक पार्ट टाइम करियर तो बनाओ कम से कम। मतलब कि इतना तो आप इसमें करो कि थोड़ा-थोड़ा हर महीने मार्केट से निकालते रहो। सही अपॉर्च्युनिटी का वेट करो, सही स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करो। तो अगर ऑप्शन बाइंग में अगर आपको करियर बनाना है, तो मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन बायर के पास समय बहुत कम है। क्या? समय बहुत ज़्यादा कम है। टाइम टाइम लेस मतलब समय बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि अपॉर्च्युनिटीज़ आपको बहुत कम मिलेंगी। आप ये मुँह उठा के डेली की डेली आ नहीं सकते यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करने। आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंटली, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में, ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो सबसे ज़्यादा ही आपका वेटिंग होता है। मतलब कि सही तरीका आपको मिलेगा मौका, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको पिछले 1 हफ्ते का उठा के देखूँ, तो 1 हफ्ते में 1 या 2 दिन कुछ ऐसे मौके मिले हैं, जिसमें ऑप्शन बायर ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। लेकिन वो 2 दिन ही कमाया है। बाकी 3 दिन सेलर के थे, और जब सेलर के दिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, तो उस 2 दिन का भी प्रॉफिट आप यहाँ पे लूज़ करके चले जाओगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। प्रॉफिट हर कोई बना लेता है, प्रॉफिट हर कोई बना लेता है यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पेशेंस लेवल। आप डेली वहाँ पे ट्रेड करोगे, तो जो प्रॉफिट आपने बनाया है वो लॉस करोगे, और लॉस करोगे तो फिर दिमाग खराब होगा। फिर आप ओवर ट्रेडिंग में जाओगे, रिवेंज ट्रेडिंग में जाओगे, और अच्छा खासा यहाँ पे अपना अकाउंट पूरा ब्लो करा के बैठ जाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ना बाइंग बेकार है, ना सेलिंग बेकार है। दोनों ही चीज़ों में अच्छा खासा पैसा बनता है। मेन क्या है? मेन है पेशेंस का गेम। जिस बंदे ने पेशेंस कर लिया, वो बहुत लंबे समय तक ऑप्शन बाइंग भी कर सकता है, सेलिंग भी कर सकता है। इसमें लेकिन एक अपर हैंड सेलर्स को मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई सा भी दिन भी उठा के देख लो, कोई सा दिन भी आप उठा के देख लो, तो पूरे के पूरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग ही रहता है। हो सकता है कि कोई 1 घंटे में बहुत अच्छा मूव आ गया हो सकता है कि 2 घंटे में बहुत अच्छा मूव आ गया हो, लेकिन पूरा का पूरा दिन कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। मार्केट कंसोलिडेट करती है, मार्केट टाइम लेती है, थोड़ा-सा रुकेगी, थोड़ा-सा रेंज बनाएगी, थोड़ा-सा साइडवेज़ जाएगी। तो उस साइडवेज़ में आपका जो प्रीमियम है वो लॉस करेगा, और जितनी आपकी एक्सपायरी के पास होगा, एक्सपायरी के पास साइडवेज़ होगा, तो बहुत ही ड्रास्टिकली वहाँ पे आपका प्रीमियम लॉस होगा, जो कि सेलर को एक एडवांटेज देगा। इसीलिए अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे जो ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था इंश्योरेंस, वो पीस ऑफ माइंड के लिए किया गया था। इसीलिए अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो भाई साहब आपको कैपिटल थोड़ा बड़ा चाहिए पड़ेगा। आपको ऑप्शन सेलिंग में जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो। अगर आपको पीस ऑफ माइंड के साथ काम करना है, जल्दबाजी के साथ काम नहीं करना है, हफ्ते में 3 से 4 दिन पैसा बनाना है, और 2 दिन अगर नहीं भी बने तो अपना स्टॉप लॉस लेके चुपचाप से वहाँ पे निकल जाना है। कंसिस्टेंट अगर पैसा बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन सेलिंग में। ये एकदम प्रूवन है, और बहुत सारे लोगों ने बनाया भी है। जिसी वजह से आप देखोगे कि जितने भी बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको मोस्टली सेलिंग करते हुए दिखाई देंगे, बाइंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे। यही रीज़न है उनका, क्योंकि उन्हें पता है कि बाइंग में वो नहीं कर सकते। मतलब कि उनको बहुत इंस्टेंटली और फास्ट मूव लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस फ्रीक्वेंट कटाना पड़ेंगे। यहाँ पे सेलिंग में क्या है, 2 पोजीशन डाल दी, एक प्रॉफिट में रहेगी, एक लॉस में रहेगी, तो एट द एंड आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया तो। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या क्लियर होता है, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए है ऑप्शंस में,
वो रहेगा आपका सेलिंग में। आपको ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगी। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मेरा एक फुल लेंथ वीडियो बना हुआ है, 1 घंटे की मास्टर क्लास, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दूसरा अब हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की, कि अगर आपको बाइंग करना है तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करी है, जो मैं पर्सनली भी 1-2 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ऑप्शन बाइंग में, आपको थीटा से बचना है। आपको थीटा से बचना है। थीटा इन द सेंस क्या है, कि आपका प्रीमियम किस फ़ास्ट गति से लूज़ कर रहा है। तो इसके लिए एक एक नहीं, मैंने 2 सॉल्यूशन निकाले हैं, मैं आपको दोनों बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़, हमेशा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में जाओ। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, मतलब कि ये जो वीक चल रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखो। एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 जून की यहाँ पे एक्सपायरी है। मतलब कि अभी 27 मई को मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। न्यू वीक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। 2 जून को यहाँ पे एक्सपायरी है और 9 जून की नेक्स्ट एक्सपायरी है। तो जो 9 जून है, ये हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी हो जाएगी। मतलब कि आपको अगर बाइंग करना है, तो देखो मूव आपका मिलेगा डेल्टा के अनुसार। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा डेल्टा होता है, उसके हिसाब से आपको मूव मिलेगा। अगर डेल्टा आपका 0.5 का होगा और निफ्टी अगर 1 पॉइंट बढ़ेगी, तो आपका प्रीमियम 0.5 बढ़ेगा। तो डेल्टा तो आप 0.5 का चूज़ करो, लेकिन आप एक्सपायरी नेक्स्ट वाले चूज़ करो, जिससे क्या होगा, जिससे जो थीटा होगा ना, वो जो पास वाली एक्सपायरी है ना, उसका सबसे ज़्यादा लूज़ होता है। जैसा कि आपको पता है कि जितने दूर एक्सपायरी होगी, उतना धीरे-धीरे आपका प्रीमियम डिके होगा। मतलब कि मार्केट अगर रेंज में भी रहेगी, थोड़ा साइडवेज़ भी रहेगी, तो आप उसमें इतना ज़्यादा लूज़ नहीं करोगे। आप पेशेंसली उसको होल्ड कर सकोगे थोड़े, मतलब 2-3 दिन भी आप होल्ड कर सकते हो, अगर आपकी ट्रेड सही बनी हुई है। ये मैं बता रहा हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए हमेशा जो करंट वीक है, उसकी एक्सपायरी चूज़ करो, आउट द मनी में जाओ। इन द मनी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आउट द मनी में जाओ, ताकि आपको जो डेल्टा है उससे कम मूव मिले, लेकिन जो थीटा है वो बराबर आपको प्रीमियम देके देता रहे। आई होप इतनी पॉइंट आपको समझ में आई होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये रहेगा ऑप्शन बाइंग के पर्पज़ से, कि आपको फ्राइडे वाले दिन फ्राइडे वाले दिन कभी भी ज़िंदगी में आपको ये गलती नहीं करना है कि आप बीटीएसटी करो। मतलब कि होल्ड करके जाओ। फ्राइडे वाले दिन आप बाय करके रख के मंडे का वेट करो, क्योंकि मंडे वाले दिन 2 दिन रहेंगे। सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहेगी, मंडे को ओपन होगी। अब इन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी मार्केट खुल सकती है, नेगेटिव भी खुल सकती है। लेकिन एक चीज़ और है कि मार्केट न्यूट्रल खुले। तो आप खुद सोचो कि 3 दिन का यहाँ पे आपको डिके देखने को मिलेगा। फ्राइडे वाले दिन का डिके तो जो दिन भर रहा वो ठीक। सैटरडे, संडे का भी 2 दिन का आपको डिके देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप बहुत हेवीली लॉस में यहाँ पे जा सकते हो ऑप्शन बाइंग में। सेलिंग कर सकते हो, सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग में उल्टा आपको थीटा डिके बेनिफिट करेगा। लेकिन फ्राइडे वाले दिन आपको यही निर्णय और यही सलाह दी जाती है कि भाई साहब, बिल्कुल भी बीटीएसटी ना करें फ्राइडे वाले दिन। और मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे 2 दिन मैंने ऑब्ज़र्व करे हैं, एक होता है वेडनेसडे और दूसरा होता है फ्राइडे। ये 2 दिन आप पिछले कई महीनों के चेक कर लेना, वेडनेसडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो रहती है। बहुत ज़्यादा स्लो रहेगी, क्योंकि क्या है ना कि ये वीकडेज़ होते हैं। वेडनेसडे एकदम मिडल ऑफ द वीक आता है, फ्राइडे अपना वीक खत्म होने वाला होता है। तो वहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारी पोज़ीशन लग रही होती हैं, हट रही होती हैं, लग रही होती हैं, बिल्डअप भी हो रहा होता है और शॉर्ट कवरिंग भी आ रही होती है। तो इस केस में क्या है ना कि मार्केट कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं देती है, सिग्निफिकेंट मूव नहीं देगी, जो कि ऑप्शन ऑप्शन बायर को चाहिए। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? ऑप्शन बायर को चाहिए एक्सप्लोसिव मूव, कि अपन ने ट्रेड में एंटर किया, कोई ब्रेकआउट पे, कोई ब्रेकडाउन पे एंटर किया और वहाँ पे बहुत अच्छा मूव आया हो और हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट एक बार में बन जाए। मतलब कि 2 से 3 घंटे के अंदर-अंदर हमारा पूरा का पूरा काम हो जाए, मतलब इंट्राडे में काम हो जाए, हमको होल्ड ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाले दिन है, उसमें आपको बिल्कुल भी एकदम मरा-मरा मूव देखने को मिलेगा। साइडवेज़ रहेगी मार्केट। मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज़ रहेगी, जिसकी वजह से आप देखोगे मूव बहुत बेकार आएँगे। आप प्रॉफ़िट नहीं कमा पाओगे, थीटा डिके में ज़्यादा चले जाओगे। तो ये 2 दिन अवॉइड करो इंट्राडे में, और बीटीएसटी अवॉइड करना है फ्राइडे वाली। तो ये 2 नियम आप अपना लो। बाइंग कर रहे हो, तो इन 2 दिनों में थोड़ा-सा बच के रहो। देखो मार्केट को, पिछला देखो, हिस्ट्री जो है ना वो रिपीट होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हिस्ट्री होती है ना वो रिपीट होती है। ऐसे ही नहीं, मैंने आपको बता दिया कि वेडनेसडे, फ्राइडे वाले दिन मार्केट रेंज में रहेगी। इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको।
देखो जैसा कि आज ही का दिन देख लो, 27 मई है, आज वेडनेसडे का ही दिन है। तो आप इसमें डेली कैंडलस्टिक देखोगे तो डोजी टाइप की बनी है। इसको मैं अगर 15 मिनट का करूँ तो आप देखो, ये देखो, आपके सामने ही एग्जांपल है, कोई मैंने आपको बताया नहीं है, आप देख सकते हो पहले का भी। तो यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है आपको, मार्केट ने क्या चीज़ दिखाई है यहाँ पे, ये आज का दिन है पूरा। अब इस दिन में आप कहाँ पे कमाई कर सकते हो, ये बताओ? कौन-सा इतना बड़ा मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला है? ये जो मूव है इतना सा, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो दिन भर आप देखोगे तो अगर इस पॉइंट पे आपने एंट्री ली, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कटना बनता है। यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कटना बनेगा। मतलब कि आप देखोगे कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे आपको सिंगल डायरेक्शन में कोई रैली देखने को नहीं मिली। जबकि बाकी दिनों में अगर आप देखोगे तो आपको सिंगल डायरेक्शन में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेंगी। जैसा कि ये दिन देखो, ये वाला दिन देखो और इन वाले दिन पे नज़र डालो। ये देखो, ये दिन देखो, सिंगल सिंगल साइड रैली है। ये दिन देखो, सिंगल साइड रैली है। लेकिन आप देखोगे फ्राइडे एंड वेडनेसडे वाले दिन, ये मैंने बहुत बार नोट करके रखा है कि साइडवेज ही रहती है मोस्टली मार्केट। जैसे कि आज आज के दिन तो आप देखोगे कि ये वाला थोड़ा-सा मूव यहाँ पे आ गया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये मूव भी नहीं आता है, मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज ही रहती है, जो कि सेलर्स के दिन होते हैं। अब जैसे कि आज वेडनेसडे है, आज वीकडे है, बहुत सारी पोजीशन लगी होंगी, हटी होंगी और फ्राइडे वाले दिन कल मूव आ सकता है। कल क्या है, थर्सडे है, फिर फ्राइडे है, तो कल बहुत अच्छा मूव आने की आशंका है क्योंकि आज वीकडे है, मतलब हफ्ते के बीच का दिन है, तो यहाँ पे कुछ पोजीशन लग गई होंगी। फिर फ्राइडे वाले दिन कुछ लगेंगी, फिर मंडे और ट्यूसडे को अच्छे मूव आते हैं। तो इस तरीके से ना हमारी मार्केट की साइकिल चलती है, हिस्ट्री इसी तरीके से दिखाती है, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। तो आपको समझ में आया कि आपको क्या-क्या करना है ऑप्शन बाइंग में? पहली बात तो नेक्स्ट एक्सपायरी का देखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको थीटा डे के थोड़ा कम मिलेगा। कुछ दिन ऐसे हैं वहाँ पे आपको अवॉइड करना है, प्लस नॉलेज। प्राइस एक्शन की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आपके पास प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब जैसे कि ये मूव आया है यहाँ पे, ये जो लाइन बनी हुई है, ये 24,000 का लेवल है, ठीक है? ये 24,000 के लेवल पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, 23,777 पे एक लाइन दिख रही होगी। तो ये जो लेवल है, इसको मार्केट ना इतनी जल्दी ओवरकम नहीं करेगी। 24,000 का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आप देखोगे कि यहाँ तक प्राइस पहली बात तो इस लेवल के ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर दिया। मतलब ये एक तरीके का इंड्यूसमेंट ही किया है। इंड्यूसमेंट किया है और इसके बाद आप देखोगे प्राइस हल्का-सा रीटेस्ट करने के इस लेवल पे फिर नीचे जा रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो लेवल है, ये कैसे पता चला मेरे को? ये पता चला बिकॉज़ ऑफ द प्राइस एक्शन, बिकॉज़ ऑफ द प्रीवियस एनालिसिस कि किस तरीके से इंडेक्सेस हमारे काम करते हैं। अब जैसे कि जो स्टॉक्स हो गए, उसमें इतने बड़े-बड़े लेवल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्टॉक्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा ₹1000, ₹2000, ₹500 का होता है, तो उसमें अलग प्राइस एक्शन चलेगा। लेकिन इंडेक्स जो है, इंडेक्स जो बड़े लेवल्स होते हैं ना, साइकोलॉजिकल लेवल्स, खासकर जिनमें ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसमें लेवल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी हज़ारों वीडियो डली हुई हैं यूट्यूब पे फ्री में। वहाँ पे आप प्राइस एक्शन सीख सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी पूरा का पूरा कोर्स डला हुआ है 1 घंटे का, उसको भी आप देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो थोड़ी-सी बेसिक रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कि कौन से दिन आपको क्या करना है। सेलिंग को हमने बहुत कम कवर किया है। सेलिंग के लिए आप पूरी की पूरी एक 1 घंटे की मास्टर क्लासेस को आप देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।